जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु या टॉपिक कह सकते हैं, उसे समझेंगे कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। CR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। SLR जिसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है यह। लेकिन CRR और SLR समझने से पहले जो है और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमें उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं केवल आपको CRR और SLR के बारे में नहीं बताऊंगा, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि CRR और SLR होता क्या है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक दादाजी हैं। यहाँ पे ये पोती है, इस दादा की पोती है, और इस ये जो बेटी है, जो बच्ची है, इसके पिताजी यहाँ पे हैं। यानी ये बाप है, ये बेटी है और ये दादाजी हैं। ये 3 लोग हैं। दादाजी आते हैं, अपनी पोती से मिलते हैं और जाते समय जो है पोती को 100 रुपया पकड़ा देते हैं। कितना पकड़ा देते हैं? 100 रुपया पकड़ा देते हैं। दादाजी के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन विदाई में जो है इन्होंने क्या किया, अपने पोती को जो है अपनी जेब से 100 रुपया निकाल के जो है 100 रुपया निकाल के किसको दे दिया? अपनी पोती को दे दिया। पोती बहुत खुश हुई। वो दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास जाती है, कहती पापा पापा मुझे 100 रुपये दादाजी ने दिया है विदाई के लिए, इससे तो मैं चॉकलेट खरीदूंगी, मैं खरीदूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। तो पापा जो है बेटी को समझाते हैं, बेटी की भविष्य को देखते हुए समझाते हैं। कहते हैं ऐसा करो ना बेटी, ये जो 100 रुपया तुम पाई हो ना, इसमें से 4 रुपया मुझे दे दो, 4 रुपये मुझे दे दो। बेटी सवाल जवाब करती, पापा 4 रुपये आपको क्यों दूं? तो पापा कहते हैं बेटी तुम 4 रुपये मुझे दे दो, ये तुम्हें भविष्य में काम देगा, तुमको जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें 4 रुपया दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम 4 रुपये मुझे दे दो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं, तुमको जब जरूरत पड़ेगी मुझसे ले लेना। बेटी 4 रुपये दे देती है पापा को। फिर पापा उसे बेटी को समझाते हैं कि बेटी तुम ऐसा करो ना कि तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं, 96 रुपये जो पैसे बचे हैं, पैसे जो 96 रुपये जो बचे हैं, उन 96 रुपये में से तुम ऐसा करो कि 18 रुपया जो है अपने गुल्लक में रख दो, अपने गुल्लक में। सपोज कीजिए कि भाई गुल्लक तो हमको बनाना नहीं आता है, मान लेते हैं कि ये कोई गुल्लक है ना। इस समझाते हैं कि तुम अपने इस गुल्लक में क्या करो, 18 रुपया रख दो। फिर बेटी सवाल करती है गुल्लक में क्यों? समझाते हैं कि बेटी जो है गुल्लक में तुम 18 रुपया रख दोगी तो ये तुम्हारी प्रकार की बचत होगी, जो तुम्हें भविष्य में काम देगी, तुम्हें भविष्य में काम देगी। और सुनो बेटी, ये जो तुम 18 रुपये जो गुल्लक में अपने पास रखोगी, अपने पास जो रखोगी गुल्लक में, तुम चाहोगी तो इस 18 रुपये से सोना वगैरह भी खरीद सकती हो। हालांकि 18 रुपये में कोई सोना नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक कल्पना कर रहा हूँ जो है कि तुम्हें इस 18 रुपये में तुम चाहो तो तुम 18 रुपये अपने गुल्लक में नगद के रूप में, कैश के रूप में अपने पास रख सकती हो, या तुम चाहो तो इस 18 रुपये का सोना खरीद के अपने पास रख सकती हो। जब कभी भविष्य में सोने की कीमतें बढ़ेंगी तो तुमको इस पर प्रॉफिट होगा। या कहते हैं कि या तो तुम इस 18 रुपये से कोई सरकारी बॉन्ड खरीद लो, सरकारी बॉन्ड यानी कोई प्रतिभूति खरीद लो, सिक्योरिटीज पेपर कोई खरीद लो, इस पर भी तुमको रिटर्न ब्याज मिलेगा, इससे तुमको फायदा ही होगा। तो 100 रुपये में से बेटी क्या करती है, 18 रुपये अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है, 4 रुपया दे देती है अपने पापा को दे देती है। अब बचा कितना? 18 4 हो गया 22। 22 रुपये को अगर अब 100 रुपये में से घटा देंगे तो बचा कितना? 78 रुपये। कितना बचा? 78 रुपये। अब पापा बेटी को समझाते हैं कि बेटी अब तुम्हारे पास जो है यही 78 रुपया है, तुम चाहो तो इस 78 रुपये को अपने दोस्तों को तुम ऋण दे सकती हो, अपने दोस्तों को क्या दे सकती हो? ऋण, लोन दे सकती हो।
अपने दोस्तों को तुम क्या दे सकते हो, लोन दे सकती हो, और उस लोन के बदले तुम्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, नहीं तुम उस पर कमाओगी। तुम्हें क्या मिल सकता है अपने दोस्तों से, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज। पापा समझाते हैं कि बेटी 4 रुपया मुझे दे दो, तुमको जब जरूरत पड़ेगी मुझसे ले लेना। 18 रुपया अपने पास रिजर्व रख लो, चाहे कैश के रूप में, चाहे सोने के रूप में, चाहे सरकारी बॉन्ड के रूप में, अपने पास रख लो अनिवार्य रूप से। बाकी तुम्हारे पास जो 78 रुपया बच रहा है, तुम अगर चाहोगे तो 78 रुपये को अपने दोस्तों को जो है लोन दे सकती हो उसमें से, और उस पर तुम ब्याज भी कमा सकती हो, 10% 12% ब्याज भी कमा सकती हो। तो ये रही जो है बेटी, ऐसा ही करती है। अब यहाँ पे अगर जो है ये जो दादा हैं, इनको कहते हैं जनता। हम क्या बोलेंगे, इनको मान लेते हैं कि ये जनता, ये पब्लिक है। क्या है, पब्लिक है। और ये जो बेटी है, जो 4 रुपया पापा को देती है, 18 रुपया अपने पास रखती है, और 78 रुपया ब्याज दे देती, लोन दे देती है। तो ये जो बेटी, ये हो गई बैंक हो गई। ये क्या हो गई, बैंक। और ये जो पापा 4 रुपये जो मांग रहे थे अपने पास, ये हो गए आरबीआई। क्या हो गए, आरबीआई। तो कहानी कुछ इस तरह से अब हो गई कि जनता अपनी अपनी अपने पैसे को, अपनी बचत को बैंक के पास जमा करते हैं। बैंक के उसका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत के रूप में एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रख देते हैं, और कुछ निश्चित हिस्सा अपने पास कैश, गोल्ड या सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अपने पास रख लेते हैं, और शेष पैसे को वो क्या करते हैं, जिनको जरूरत होती है उनको ऋण दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेटी ने जो अपने पापा के यहाँ 4 रुपया जमा किया, या बैंक ने जो 4 रुपया आरबीआई के पास जमा किया, यही है CRR। यही क्या है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। बेटी ने जो 18 रुपये अपने पास गुल्लक में रख लिए, या बैंक ने जो 18 रुपये अपने पास रख लिए, इसी को बोलते हैं SLR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। और ये जो 78 रुपया है, ये जो 78 रुपया है, अब बैंक क्या करेगा, इसी 78 रुपये को लोगों को क्या देगा, लोन देगा, और इस लोन पे जो है बैंक को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसी को बोलते हैं साख निर्माण। क्या मिलते हैं, ये हो गया बैंक का, बैंक की कमाई हो गई, बैंक का एक प्रकार से मुनाफा हो गया, जो यहाँ से ब्याज मिलेगा बैंक को। और पब्लिक ने जो अपना 100 रुपया यहाँ पे जो बैंक के पास जो जमा किया है, ये जो 100 रुपया जो जमा करे, इसी को बोलते हैं NDTL बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसको बोलते हैं। इस पर भी चर्चा होगी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि जनता अपना पैसा जब बैंकों के पास जमा करती है, तो टोटल जो जमा राशि जो जमा की जाती है, उसका एक निश्चित हिस्सा बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बैंक रखने के लिए बाध्य होते हैं। वर्तमान में यह दर 4% से अधिक है, 4.25 मान लेते हैं। तो भारत में स्थित समस्त बैंकों को, चाहे वो निजी क्षेत्र की बैंक हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बैंक हो, या विदेशी बैंक हो, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित समस्त बैंकों को अपनी आय का, नहीं सॉरी, अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसी को बोलते हैं CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और भारत में स्थित समस्त बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा स्वयं के पास, यानी अपने पास कैश फॉर्म में, या गोल्ड फॉर्म में, या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं SLR बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि आरबीआई जो है बैंकों से इस तरह की गतिविधियां क्यों करवाता है। आरबीआई आखिरकार क्यों कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, और कुछ पैसा बैंक को कहता है कि तुम अपने पास रखो, किसी को दो मत, अपने पास रखो, और जो शेष पैसा बचता है उसी को तुम जो है ऋण दे सकते हो, उसी पैसे पे तुम जो है ब्याज कमा सकते हो। लेकिन अपने पास तुम्हें जो है SLR के रूप में एक निश्चित हिस्सा, लगभग 18%, वर्तमान में 18% तुमको अपने पास रखना होगा।
ये पैसा उस टाइम काम आते हैं जब बैंक पे कोई मुसीबत आती है, बैंक जब डूबने के कगार पे होती है, या अचानक किसी दिन जो है बहुत सारे लोग बैंक में पहुंच गए अपना पैसा निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास कैश की कमी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों के पास पड़ा वह रिजर्व जो एसएलआर के रूप में पहले से पड़ा रहता है, जो कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में रहता है, वो बैंकों के लिए, बैंकों के काम आता है। अगर जरूरत पड़ती है तो बैंकें आरबीआई से अपना जो सीआरआर के रूप में जो आरबीआई के पास जमा किए हैं उसे भी मंगा लेती हैं, उसे भी ले लेती हैं। तो मुसीबत के समय जो है ये सीआरआर और एसएलआर जो है बैंकों के लिए काम आता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में जो है के लिए बड़ी ही एक प्रकार से रामबाण होती हैं। हम लोग उसको भी समझेंगे। तो फिलहाल आपको सीआर और एसएलआर तो समझ में आ गया होगा। सीआर जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। भारत में स्थित, या हम कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित समस्त बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे बोलते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और भारत में स्थित समस्त बैंकों को, या हम कह सकते हैं भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित समस्त बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास यानी स्वयं के पास कैश, गोल्ड या सरकारी बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे आप कुछ और देख रहे होंगे, लिखा है आरबीआई द्वारा मुद्रा के पूर्ति पे नियंत्रण, या आरबीआई द्वारा बैंकों के साख पे नियंत्रण, या आरबीआई द्वारा महंगाई मंदी पर नियंत्रण। जख्म एक ही है लेकिन जो है उसके इलाज कई सारे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई को जब मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है, या आरबीआई को बैंकों के साख पर नियंत्रण करना होता है, या आरबीआई को अर्थव्यवस्था में हो रही महंगाई या मंदी पर कंट्रोल करता है, तो आरबीआई क्या करती है, इलाज एक ही प्रकार से करती है। वह एक ही प्रकार की नीति अपनाती है, उसी को हमें क्या करना है, समझना है। आरबीआई की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अर्थव्यवस्था में ये जो हलचल होती है, ये उतार चढ़ाव जो होता है, कीमतों में जो वृद्धि होती है या कीमतों में जो कमी होती है, इसी पर नियंत्रण रखना। कभी कभी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, आसमान छूने लगती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो आम जन है, जो निम्न वर्ग है, उससे बहुत परेशानी होती है। तो बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए या बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, कुछ अपने मौद्रिक उपकरणों का सहारा लेती है। आरबीआई कुछ अपने मौद्रिक दरों में कुछ परिवर्तन लाती है, जिसके कारण जो है मुद्रा की पूर्ति हो या बैंकों के का साख हो या अर्थव्यवस्था में हो रही महंगाई या मंदी की स्थिति को आरबीआई उसको क्या करती है, संभालती है। आरबीआई जो क्या करती है, आरबीआई का जो मेन फोकस होता है वो महंगाई होती है। क्या होती है, महंगाई और मंदी। और इस महंगाई और मंदी के लिए जिम्मेदार कौन होती है, बैंकें होती हैं। बैंकें क्या करती हैं, ज्यादा मुनाफा के चक्कर में, ज्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में अर्थव्यवस्था में ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा ऋण दे देते, ज्यादा लोन दे देते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे साख निर्माण जिसको बोलते हैं, साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। आप इसको ब्याज के रूप में भी समझिए, ब्याज के रूप में भी समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बैंक क्या करती है,
10 लाख, 10 लाख बैंक, कोई बैंक क्या करती है 10 लाख का लोन देती है। कोई एक बैंक किसी व्यक्ति को 10 लाख का लोन देती है, पैसा व्यक्ति को 10 लाख मिल जाता है। यानी बैंक ने जो व्यक्ति को दिया 10 लाख रुपए, लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है इसे 10 लाख मत समझिए, ये 50 लाख के बराबर है। हमने आपको बताया था मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? ये जो है जारी मुद्रा की या जो आधार मुद्रा होती है उसके कुछ गुने के बराबर होती है। और ये जो जारी मुद्रा होती है वो बैंकों के पास भी होती है, बेस मनी जिसको बोलते हैं, रिजर्व मनी या हाई पावर मनी बोलते हैं। बैंक जो अपना 10 लाख रुपये लोन के रूप में किसी व्यक्ति को जो दे रही है, ये जो 10 लाख रुपये ये यच है, हाई पावर मनी है, ये बेस मनी है। और ये 10 लाख रुपये जैसे इकोनॉमी में जाएगा, इकोनॉमी में जैसे ही जाएगा ये 10 लाख हो सकता है 50 लाख के बराबर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि यही मुद्रा की पूर्ति है। यही क्या है? मुद्रा की पूर्ति। और ये हमारी जो यच है ये हमारी आधार मुद्रा है। क्या है? आधार मुद्रा है। तो जो आधार मुद्रा होती है इसके कुछ गुने के बराबर क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति। और बैंकें जो है जब लोन देती हैं तो वो तो लोन 10 लाख के दे रही है, लेकिन जब ये 10 लाख रुपया जो है जब अर्थव्यवस्था में आता है, ये 10 लाख जब कई लोगों के हाथों से जब ये गुजरता है तो इसकी तीव्रता, इसकी शक्ति, इसकी पावर बढ़ जाती है। एक दिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि कैसे 10 लाख रुपया 50 लाख के बराबर हो जाता है, या कैसे 10 लाख जो है 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। सपोज कीजिए कि अगर जो है आरबीआई जो है 10 लाख के बजाय अगर 10 करोड़ दे दे ऋण, तो ये 10 करोड़ जो है 50 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 करोड़। कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे एक व्यक्ति को जो है या बैंक कुछ व्यक्तियों को कुल मिलाकर 10 करोड़ का लोन दे देती है, लेकिन वो 10 करोड़ जब अर्थव्यवस्था में आता है तो हो जाता है 50 करोड़। अब किसी छोटी सी अर्थव्यवस्था में अगर 50 करोड़ आ रहा है तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, और लोगों के पास जब पैसे होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में खूब पैसा है, लोगों के हाथों में पैसा आने लगा। और जब लोगों के हाथों में पैसा होता है तो इससे वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है। अर्थशास्त्र का सिंपल सा नियम है, जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। और कीमतें जब बढ़ती हैं तो जो गरीब जनता है उसको कठिनाई होती है सामान को खरीदने में। जो अमीर जनता है, जो पैसे वाले, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम जन है, जो थोड़ा गरीब है, उससे कठिनाई, उससे दिक्कत होती है। तो बैंकों ने जो अपना जो लोन दिया, वही लोन जो है एक कारण बनता है मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वो कारण बनती है महंगाई का एक कारण बन जाती है। और बैंकें ऐसा करती क्यों है? सपोज कीजिए कि बैंक जब 10 लाख का लोन देती है तो उस पर वो ब्याज लेती है, कहती है कि आप 10 लाख को 5 साल में चुका दीजिए, लेकिन जो है आपको इस पर ब्याज देना पड़ेगा। मान लेते हैं बैंक 10% ब्याज ले रही है, तब ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये 10 लाख रुपये 5 साल चुकाने में जो है, जो बंदा चुका रहा है वह 10 लाख के बजाय बैंक को 15 लाख दे दिया। कितना दे दिया? 15 लाख चुका दिया, क्योंकि 5 लाख तो ब्याज हो गया। तो ये जो 5 लाख का जो ब्याज आ रहा है, 5 लाख का जो ब्याज आ गया, यही है क्रेडिट क्रिएशन, यही है साख निर्माण। यही क्या है? 5 लाख, यही है साख निर्माण। तो बैंकें जो है क्या करती हैं कि आम जनता को, आम लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को ये आए दिन लोन देती रहती हैं। एक बैंक जो है करोड़ों रुपए का लोन दे देती है, अगर सारे लोगों को मिला दिया जाए जो लोग ऋण लेते हैं बैंक से। तो कई सारी बैंकें होती हैं देश में जो लोगों को करोड़ों, अरबों, खरबों का ऋण दे देती हैं और उस पर वो करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में कमाती हैं। तो बैंकें जो है ज्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में जो है अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा बांट देती हैं, यानी ज्यादा लोन दे देती हैं। और वही पैसा जब अर्थव्यवस्था में आता है तो लोगों के पास पैसा भर भर के आता है। कहने का मतलब कि लोगों के पास पैसे होते हैं, और जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो इससे वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो वस्तु सेवाओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। तो सरकार क्या करती है, इसी बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने के लिए
सरकार यहाँ सरकार का रोल नहीं, आरबीआई। आरबीआई वो नजर रखती है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों की क्या स्थिति है। आरबीआई जब देखती है कि बैंकों के कारण, बैंकों के साख निर्माण के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है और इस मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस कीमत को, बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कंट्रोल करती है सीधे बैंक को। किसको करती है? सीधे बैंक को कंट्रोल करती है। तो बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? सीधे सीआरआर और एसआरआर को अनुपात को बढ़ा देती है। करती, सुनिए, आपके यहाँ जो पैसा जमा हो रहा है उसका एक निश्चित हिस्सा 4% के बजाय बल्कि 4.5-5% अब आपको हमारे पास जमा रखना होगा, और खुद के पास 18% के बजाय अब आपको 20%, 25% रखना होगा। आप अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा बांट रहे हैं। तो बैंकिंग अर्थव्यवस्था में जो ज्यादा पैसा बांटती है लोन के रूप में, आरबीआई सीधे उन पे अटैक करता है, बैंकों पे अटैक करता है, कहता है कि नहीं, लोन को मांगा कीजिए, लोन को क्या कीजिए, मांगा कीजिए, ब्याज की दर को बढ़ाइए, ताकि जो है लोग आपके पास लोन लेने के लिए कम आए। और बैंकों की ये भी कहती है कि अपने पास जो आप एसएलआर के रूप में जो पैसा रखते हैं और रखिए, और हमें भी कुछ बढ़ा के दीजिए। तो आरबीआई जो है बैंकों पे कंट्रोल करती है कि बैंक ज्यादा साख निर्माण न कर सकें। जब बैंकों को अपने पास एसएलआर के रूप में ज्यादा रखना पड़ जाता है और सीआरआर के रूप में आरबीआई को ज्यादा देना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों के पास जो है लोगों को ऋण देने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, और साथ ही आरबीआई जो है और मौद्रिक दरों को बढ़ा देती है, जिसके कारण जो है लोन महंगा हो जाता है। लोग बैंकों के पास जो है जाना कम कर देते हैं कि नहीं, हमें लोन नहीं चाहिए, लोन महंगा है, ब्याज की दर अधिक है। जब लोग जो बैंकों से पैसा लेना कम कर देते हैं, लोन लेना कम कर देते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो वस्तु सेवाओं की मांग कम होती है, और जब मांग कम होती है तो वस्तु सेवाओं की कीमतें भी गिरती हैं, कीमतें कम होने लगती हैं। तो इस तरह से जो है आरबीआई क्या करती है, कीमत महंगाई पर कंट्रोल करती है, बैंकों का जो साख निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर कंट्रोल करती है, और मुद्रा की जो पूर्ति है उस पर भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। हथियार एक ही यूज करती है, एक ही हथियार से आरबीआई कई सारी चीजों को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन आरबीआई का जो मेन फोकस होता है वो अर्थव्यवस्था में हो रही हलचल, उतार चढ़ाव, या वस्तुओं सेवाओं की जो कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं उस पर वो नियंत्रण करता है। उस पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण करता है, और आरबीआई जब बैंकों पर नियंत्रण करता है तो बैंकें लोगों को लोन देना कम कर देती हैं, जिससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होने लगती है, सप्लाई ऑफ मनी कम होने लगती है, और जब मनी कम होने लगती है तो वस्तुओं सेवाओं की डिमांड भी कम होने लगती है, फिर कीमतें गिरने लगती हैं। तो इस तरह से पूरा तंत्र जो है काम करता है। तो यहाँ पे कीमत कह लीजिए या महंगाई कह लीजिए या मंदी कह लीजिए, मंदी का मतलब होता है वस्तु सेवाओं की कीमतें जब लगातार गिरती हैं, लगातार कीमतें कम होती है, तो उसको बोलते हैं मंदी। तो अर्थव्यवस्था में हो रही मंदी या अर्थव्यवस्था में हो रही तेजी, मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ उपकरण है, कुछ नीतियां हैं, जिसके चलते आरबीआई क्या करती है, महंगाई पे, मंदी पे, मुद्रा की पूर्ति पे या बैंकों के साख पर नियंत्रण करती है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन मेरा मेन फोकस था आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताना। अभी और भी कई मौद्रिक दरें हैं जिसे मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही, थोड़ा से और देख लीजिए आप। दिखाई दे रहा होगा आपको। आरबीआई द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, आरबीआई द्वारा बैंकों के साख पर नियंत्रण। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तथा बैंकों के साख निर्माण को दो उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण के उपकरण या मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण आरबीआई कैसे करती है? इसके पास दो उपकरण है, एक है मात्रात्मक उपकरण और एक है गुणात्मक उपकरण।
एक है मात्रात्मक उपकरण और एक गुणात्मक उपकरण। ये आरबीआई का एक कार्य भी है, एक बहुत बड़ा कार्य है। हमने बताया था मौद्रिक दरों को नियंत्रित करता है या मौद्रिक नीति बनाना। तो आरबीआई जब मौद्रिक नीति बनाती है तो वो काम इसी पे करती है। मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में एक है नकद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR। दूसरा है सावधिक तरलता अनुपात जिसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, यह है SLR। तीसरा बैंक रेट, चौथा रेपो रेट, पांचवा रिवर्स रेपो रेट, छठा है खुले बाजार की क्रियाएं। ये जो छह जो क्रियाएं हैं, जो छह मौद्रिक जो दरें हैं, इसको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। कुछ गुणात्मक उपकरण भी है, जो है साख आवश्यकताओं का नियमन, नैतिक प्रबोधन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये आरबीआई के कुछ उपकरण हैं जिनके माध्यम से आरबीआई जो है बैंकों के साख पर या मुद्रा की पूर्ति पर या अर्थव्यवस्था में हो रही महंगाई या मंदी पर नियंत्रण करती है, इनके माध्यम से। तो आरबीआई जो है केवल CRR या SLR का सहारा नहीं लेती है। आरबीआई जो है कई सारी चीजों का सहारा लेती है, कई मौद्रिक दरों में वो परिवर्तन करती है। इन सारी जो है मात्रात्मक जो उपकरण, ये सारी जो मौद्रिक दरें हैं, इनके माध्यम से आरबीआई इनके माध्यम से बैंकों के साख पर नियंत्रण करता है। और जब आरबीआई बैंकों के साख पर नियंत्रण करता है तो उससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है वो कंट्रोल हो जाती है। और जब मुद्रा की पूर्ति कंट्रोल होती है तो वस्तुओं सेवाओं की मांग कंट्रोल में आती है। यानी जब मांग कंट्रोल होगी, मांग कम होगी तो कीमतें डाउन होंगी। आप इसके विपरीत से भी समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी होती है, कि मंदी का दौर भी आता है, जब कीमतें लगातार गिरती हैं, डाउन होती हैं। तो मंदी जब होती है तो जितने विक्रेता हैं, जितने उत्पादक हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कंपनियां हैं, ये घाटे में जाने लगती हैं। मंदी का मतलब है कि अब लोगों के पास, लोगों की जेब में पैसे अब कम हैं, पैसे कम पड़ जा रहे हैं। लोग जो है वस्तुओं सेवाओं की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। जो उनके पास पैसे कम है तो डिमांड कहाँ से करेंगे? तो डिमांड जो है, मंदी में डिमांड घटती है। जब डिमांड घटती है तो कीमतें भी घटती हैं, और कीमतों के घटने से व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कंपनियों को, विक्रेताओं को, दुकानदारों को, प्रोड्यूसरों को घाटा होने लगता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए संकेत नहीं है। लोगों की छटनी होने लगती है, काम से छटनी होती है, रोजगार कम हो जाता है, बेरोजगारी छा जाती है अर्थव्यवस्था में, कंपनियों से लोगों को भगाया जाता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए संकेत अच्छा नहीं है। तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए वो आरबीआई प्रयास करती है कि डिमांड बढ़े। और डिमांड जब बढ़ेगी जब लोगों के जेब में क्या आएगा? पैसा आएगा। और लोगों के जेब में पैसा तभी आएगा जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तभी बढ़ेगी जब लोगों को बैंकों से सस्ते लोन मिलेंगे। लोग भारी मात्रा में जब बैंक से जाएँगे, सस्ती दरों पे लोन मिलेंगे। और बैंकें सस्ती दरों पे लोन तभी देंगी जब बैंकों को खुद आरबीआई से सस्ती दरों पे लोन मिलेगा। जब आरबीआई अपने मौद्रिक दरों को CR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको जब कम कर देता है, तो इससे फायदा आरबीआई को भी होता है, बैंकों को भी होता है। और बैंकों को जब फायदा होता है तो बैंकें भी सस्ती दरों पे, कम ब्याज दरों पे लोगों को अधिक ऋण देना शुरू कर देती हैं। लोगों को जैसे ही लोन मिलता है अर्थव्यवस्था में, जैसे ही जो है हाई पावर्ड मनी आती है, तो वो हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति मुद्रा से कुछ गुना हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, यानी लोगों को पास सब पैसे बढ़ने लगते हैं, तो इससे वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। कीमतें तभी बढ़ती हैं जब लोग उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो लोगों, जैसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, लोगों द्वारा वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो इससे जो है उत्पादकों को, विक्रेताओं को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कंपनियों को फायदा होने लगता है। रोजगार पनपने लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ गई है। उसको पूरा करने के लिए जो है हम संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है कि जो आएँ और उत्पादन करें, सप्लाई को बढ़ाएँ। तो आरबीआई दोनों चीज़ों पे नियंत्रण करती है कि अर्थव्यवस्था में, कि अर्थव्यवस्था की चाल कैसी है। अगर ज़्यादा तेज़ तो नहीं ना है, तेज़ होगी तो वो भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा स्लो भी तो नहीं है, मंदी होगी तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक आरबीआई क्या करती है? एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है। माँग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है आरबीआई।
मंदी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करती है आरबीआई। तो आरबीआई जब कंट्रोल करती है तो कंट्रोल किसी और को करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कंट्रोल। आरबीआई को अगर महंगाई पे कंट्रोल करना है तो सीधे महंगाई पे अटैक नहीं करती है, वो अटैक करती है बैंकों पे। जब बैंकों पे अटैक करती है तो बैंकों के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था में हो रही उतार चढ़ाव वो कंट्रोल होने लगती है। तो ये रही पूरी कहानी। हमें तो केवल बताना था सीआरआर और एसआर बताना था, एसएलआर बताना था, लेकिन इसके पीछे हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। कल हम लोग बात करेंगे जो दूसरी मौद्रिक दरें हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, कल मैं इस पर चर्चा करूंगा और किसी दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा। अगर पूरी चर्चा के ऊपर देखा जाए तो ये आरबीआई का एक बहुत बड़ा कार्य है। हमने आपको आरबीआई के कुछ कार्यों के बारे में भी बताया था, मुद्रा जारी करना, सरकार के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, मौद्रिक नीति बनाना जो है, विकासात्मक कार्य बनाना, है ना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, ये सारे कार्य मैंने आपको बताए थे कि ये सब आरबीआई की कार्य है। तो उन्हीं कार्यों में से जो मौद्रिक नीति बनाई आरबीआई जो बनाती है, उसी मौद्रिक नीति का एक पार्ट है ये। आरबीआई के कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो पूरा दिन समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्त नहीं होंगे। आरबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल संस्था है भारत की जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाती है अपनी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।